गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में अपना जो विषय चल रहा था वो था निर्धनता एक चुनौती। और निर्धनता एक चुनौती का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो नाइन्थ में अपना जो विषय था वो था निर्धनता एक चुनौती। और आज हम इनके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है, भारत में जो निर्धनता का आकलन किस प्रकार किया जाता है। यानी पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। ये प्रश्न है। वैसे तो ये टॉपिक्स आ चुके थे लेकिन मैं आपको प्रश्न के रूप में अब ये करवा रही हूं तो आपको करना है। देखिए उत्तर क्या है इसका, कि भारत में जो निर्धनता का आकलन किया जाता है वो आकलन करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो भारत में निर्धनता का निर्धारण करते समय भारत में निर्धनता का निर्धारण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश शैक्षिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं, खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी पर आधारित है, कैलोरी पर आधारित है। कैलोरी पर आधारित है।
खाद्य वस्तुएं जैसे खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, दूध, अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, चीनी, मिलाकर मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें कि भारत में निर्धनता का आकलन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो सारी बातें आती है। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ प्रकाश, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी जो चीजों को क्या किया जाता है, आकलन में शामिल किया जाता है। और साथ ही जो व्यक्ति की जो खाद्य आवश्यकता है उसको कैलोरी में परिवर्तित किया गया है और एक निश्चित किया गया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को इतने कैलोरी की आवश्यकता होती है। वो मैंने आपको बताया था। तो ये आपको भारत में निर्धनता आकलन कैसे किया जाता है। निर्धनता का जो आकलन, रेखा का आकलन प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। कोई बात नहीं, आपको ये इतना लिखना है इसमें। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि भारत में क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन वर्तमान तरीका सही है? ये एकदम सही तरीका है कि जो वर्तमान में निर्धनता का आकलन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। चलिए मैं आपको ये करवा देती हूँ। अगला प्रश्न इसी को लेकर, यानी इसी को आपको पूछा गया है। सहमति और असहमति के आधार पर ये जो आकलन किया जाता है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये निर्धनता का जो आकलन वर्तमान में इस तरह से किया जाता है, इन चीजों को शामिल किया गया है, क्या वो तरीका सही है? तो बिल्कुल सही है ये तरीका, और हम इससे सहमत भी हैं, क्योंकि वर्तमान में जो निर्धनता का आकलन करते समय जो कैलोरी निर्धारित की गई है वो भी एक निश्चित मात्रा को दर्शाती है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2, क्या आप समझते हैं कि, दूसरा प्रश्न है ये, क्या आप समझते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्या आप समझते हैं कि क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? इसका जो उत्तर आएगा वो देखिए, यानी हमें सर्वप्रथम तो ये बताना होगा कि निर्धनता का जो आकलन किया जा रहा है वो तरीका क्या है। अभी हमने तरीका ही तो पढ़ा था कि निर्धनता का आकलन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, और अब हमें साथ ही ये भी बताना है कि ये जो तरीका है क्या ये निर्धनता के आकलन के लिए उचित है, क्या ये सही है। तो देखिए निर्धनता का आकलन किस तरह से किया जाता है वो देखिए। अभी आपको जो मैंने बताया था उत्तर मैं आपको सही बता रही हूँ, मतलब अभी आपको जो करवाया था वो इस सेकंड जो प्रश्न है इसके उत्तर में भी आएगा। यानी जहां तक मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर करवाया था उस में
वो पैराग्राफ भी इस दूसरे उत्तर में शामिल होगा, और उसके बाद जो लिखना है वो मैं आपको शुरू करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दोबारा लिखूंगी तो एक ही बात दोबारा लिखी जाएगी, लेकिन वो बात आपको इसमें भी लिखनी है। तो हमें करना है कि इन परिकल्पनाओं के आधार पर, यानी आगे करवा रही हूं मैं आपको, अभी जो फर्स्ट प्रश्न में जो उत्तर लिखवाया था वो उत्तर है उतना लिखने के आगे, उसके बाद में आपको लिखना है इन परिकल्पनाओं के आधार पर इन परिकल्पनाओं के आधार पर 2011-12 में 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए 16 रुपए प्रति माह, 816 रुपए प्रति माह, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया था। और इसके साथ साथ जो कैलोरी है वो निर्धारित की गई थी। भारत में ग्रामीण कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यक्ति 2400 कैलोरी व शहरी कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया था। अनाज आदि के रूप में कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखकर यानी ये जो कैलोरी है ये वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया है। अनाज आदि के रूप में कीमतों में वृद्धि को लेकर समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन जो है वो प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया गया है। तो
निर्धनता रेखा का आकलन करते समय, या निर्धनता रेखा ने निर्धनता का आकलन करते समय रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि का भी आकलन किया जाता है। वर्तमान निर्धनता के आकलन का वर्तमान तरीका उचित व सारगर्भित है। उचित व सारगर्भित है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। दूसरा जो मैंने आपको करवा दिया अभी। थर्ड जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। आपको आराम से ये नोटबुक में बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में ये सारे प्रश्न उत्तर करने हैं, और जो प्रश्न अगर एक बार रिपीट होता है तो उस प्रश्न को मैं उस हिसाब से बता दूंगी कि ये रिपीट हो रहा है तो किस हिसाब से आपको करना है। अगला जो प्रश्न बता रही हूँ मैं, चौथा बता रही हूँ। तीसरा एक बार आपको छोड़ना है क्योंकि इसमें थोड़े से आंकड़े जो है वो दिए गए हैं। मैं आपको ये नोट इसमें बोर्ड पर ही करवाऊंगी ये प्रश्न भी, लेकिन थोड़ा सा इजी है। चौथा वो हम कर लेते हैं। चौथा प्रश्न जो करवाया हुआ भी है, आपको बताया हुआ भी है, समझाया हुआ भी है, तो इस तरह आपको वो समझ में भी आ जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं हम क्या है। भारत में निर्धनता में अंतरराज्य असमानताओं का विवरण प्रस्तुत करें। अंतरराज्य असमानताओं का प्रश्न संख्या 4। भारत में निर्धनता में अंतरराज्यीय असमानताओं का विवरण प्रस्तुत करें। यानी भारत में जो असमानताएं हैं, राज्यों के मध्य जो असमानताएं हैं, उनका आपको विवरण प्रस्तुत करना है। आपको याद है तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया था, और आपके ये आया हुआ भी है। अंतरराज्य असमानताओं का जो विवरण है ये बिल्कुल आपके आया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में किस तरह से निर्धनता का जो अनुपात है वो अलग अलग है। तो अंतरराज्यीय असमानताएं देखते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धनता का अनुपात समान नहीं है।
निर्धनता का अनुपात समान नहीं है, यानी अलग अलग राज्यों में निर्धनता का जो अनुपात है वो अलग अलग आपको मैंने बता दिया था। 2011-12 में यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में निर्धनता अनुपात में कमी आई थी, अनुपात में कमी हुई थी। वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात 22% है। अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार व ओडिशा में निर्धनता अनुपात, ये आपको मैंने एक बार जो डायग्राम बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाया था कि जो भारत में जो निर्धनता का आकलन है अलग अलग राज्यों में या अनुपात है अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कुछ राज्यों में ये 22% से ज्यादा है तो कुछ राज्यों में 22% से कम भी है। अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, यानी 22% से ज्यादा है, राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, अनुपात से ज्यादा है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और पश्चिमी बंगाल में निर्धनता अनुपात में गिरावट हुई है। निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। ये हम अंतरराज्यीय समानताओं का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी अलग अलग राज्यों में जो निर्धनता का जो अनुपात है वो किस हिसाब से है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो निर्धनता के मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ आंकड़े कि किस राज्य में किस तरह से निर्धनता है। बिहार में मैं आपको खुद भी लिख लेना है। बिहार में जो अनुपात आ रहा है वो है 33.7%। इसके बाद में आता है ओडिशा में जो ये अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 32.6। ये आपको लिख लेना है ताकि आपको अंतरराज्यीय समानताओं का विवरण समझ में आ जाए। इसके बाद में असम का हम मानते हैं 31.9%। इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का आ रहा है 29.4%।
उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का आ रहा है 29.4%। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में आता है 29.4%। सॉरी, मध्य प्रदेश में आता है 31.7%। 31.7% ये अंतर्राज्यीय है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जिनमें बहुत कम आता है, तो केरल, ये वो है जिनका अनुपात 22 से भी क्या है, ऊपर है, जिनका निर्धनता अनुपात क्या है, 22 से भी ऊपर है। और 22 से भी जो कम है जिनका निर्धनता अनुपात, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिनमें है केरल, आपको ये अनुपात लिख लेना है, केरल। इसके बाद में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इनका क्या है, 22% से भी नीचे है। जिनमें केरल, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको ये अंतर्राज्यीय ही लिखना है कि ये किस तरह से निर्धनता जो अनुपात है वो असमान है। तो इस तरह से ये प्रश्न आ गया आपको। यानी इस प्रश्न का अगर हमें विवरण दूं आपको, तो आपको क्या बताना है कि प्रत्येक राज्य में जो निर्धनता अनुपात है वो सही नहीं है, यानी अलग अलग है। और 2011-12 में जो राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात था वो 22% था, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जो 22% से भी ऊपर यानी निर्धनता में आते हैं, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जो 22% से भी नीचे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा जो है, इनका मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से ये 22% से ऊपर है। और इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल, मैं आपको इनका भी बता देती हूँ कि किस तरह से इनका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरल की। केरल का कितना है, तो देखिए केरल का है 7.1 निर्धनता अनुपात प्रतिशत। केरल के बाद में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का है 17.4 महाराष्ट्र, और ये है 17.4% यानी 22% से नीचे है। महाराष्ट्र की बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का है 9.2, आंध्र प्रदेश का है 9.2%। और इसके बाद में आता है तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु का है वो है 11.3, तमिलनाडु का है 11.3%। और पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए पश्चिमी बंगाल का कितना है, और पश्चिमी बंगाल जो है उसका है 19.9। ये आपको दोनों ही आंकड़े अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि लिखने से आपको ये भी पता चलेगा कि कितने कितने परसेंट ये है। तो ये उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये वो अनुपात है जो 22% से ऊपर है, 22% से नीचे, 22% से नीचे, और ये जो है वो है 22% से ऊपर। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपको ये पूरा ही कंप्लीट करना है। आगे आने वाली कक्षा में हम निर्धनता एक चुनौती की जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको मैं आपकी नोटबुक में करवाऊंगी। आपको फेयर नोटबुक में ही करना है, चैप्टर का नाम आपको डालना है, प्रश्न मैं यहाँ पर साथ में लिख रही हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अभी जो बुक डिपो पर आपकी बुक उपलब्ध है आप वो लेकर आओ और उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। आगे आने वाली कक्षा में मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। थैंक यू।